किसी भी ज़िले की अगर बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो बुनियादी चीज़ें हैं जो बेहतर अगर होते हैं तो उस ज़िले का विकास भी होता है। अब अगर बांदा की बात करें तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है वो यहीं के सीएमओ की ज़बानी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे मंच पर हमारे जो अगले मेहमान हैं वो हैं यहाँ के सीएमओ श्री विजेंद्र सिंह जी। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। सर, मातृ मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, और क्योंकि ये एक बड़ी समस्या भी रही है इस इलाके की, और सबसे बड़ी बात की बताइए प्रेगनेंसी में कितने केस जो है वो घर वालों की लापरवाही की वजह से अक्सर खराब हो जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो आपने ये किया कि एमएमआर की क्या स्थिति है। तो एमएमआर की स्थिति में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बुंदेलखंड को अगर कंपेयर करते हैं तो बुंदेलखंड की कंपैरिजन डिस्ट्रिक्ट से नहीं, इंडिया से नहीं हो सकता या किसी और यूपी के लेवल से नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग 99 पर 1 लाख लाइव बर्थ के उसमें हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो हमें इसे कम करने के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि जो हमारा जो दूसरे जो प्रयास हैं कि हम लोग महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने स्तर पे कुछ इस तरह के स्टेप भी लिए हैं जिसमें कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें HR पे महिलाएं जो हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वगैरह होती हैं उनको हमने इन्यूमरेट कराया है, उनको हमने एनालिस्ट कराया है। और जो 3rd ट्राइमेस्टर के बाद की जो सारी महिलाएं लगभग उनकी जो संख्या मेरे पास आई वो है करीब 667 के आसपास। वो 667 जो महिलाएं हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन आशा, ANM और MOICs को दिए गए हैं कि उनको EDD से पहले उनका ध्यान रखा जाए और सारी जो डिलीवरी होंगी वो 100% डिलीवरी जो हो वो मेडिकल कॉलेज में और हमारे जिला अस्पताल में हो और वो डॉक्टर के थ्रू होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो कि इसके हम डिलीवरी के टाइम सब ना पाएँ। सर, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुनते आए हैं कि, और मैं खुद भी जब छोटी थी यहाँ पर 3 साल इस ज़िले में मैं रह चुकी हूँ सर, बच्चों में टीकाकरण एक समय बहुत कम हुआ करता था, लेकिन 3 साल से कम जो बच्चे थे उनमें तो ये बहुत ही कम होता था। लेकिन अब क्या स्थिति है और दिक्कतें जो हैं वो क्या आती हैं इसमें? जी देखिए, अभी इससे 1 वर्ष पूर्व जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो एक चैलेंज मेरे सामने भी था जीरो डोजर बच्चों का। वो जीरो डोजर क्या होते हैं? वो ऐसे बच्चे थे जो 1 साल और 2 साल के होने के बाद भी उनको कभी पेंट और पोलियो नहीं लगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता था कि हम लोग उन बच्चों को कम से कम पेंट लगा के 5 बीमारियों से और पोलियो से सुरक्षित कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने ज्वाइन किया तो फुल इम्यूनाइजेशन का जो कवरेज था वो कवरेज लगभग 79 के आसपास था। और स्थिति ये थी कि बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी जहाँ हमारी रीच नहीं थी या जहाँ पे हमारी ANM नहीं थी, वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, बच्चों को टीका नहीं लग पा रहे थे। लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि जहाँ पर हमारी ANM नहीं है वो खाली सेंटर्स का हम लोगों ने एक माइक्रो प्लान तैयार किया। और उस माइक्रो प्लान के अनुसार से फिर हम लोगों ने 3-3, 4-4 लोगों की एक टीम बना के गाड़ी के माध्यम से उस क्षेत्र में भेजी और एक मास वैक्सीनेशन कराने का प्रयास किया। तो उसमें यह हुआ कि हमने लगभग जितने भी हमारे जीरो डोजर बच्चे थे वो लगभग हमने करेक्ट कर लिए। और अब कोई भी बच्चा इस वक्त मेरे जनपद में ऐसा नहीं है जो जीरो डोजर की स्थिति में हो, जबकि इसके लिए गावी की टीम भी हमें सर्विलेंस कर रही है और हम लोगों को हेल्प कर रही है। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी तक जब मैंने अब यहाँ ज्वाइन किया तो उसके पहले मुझे जब ये पता लगा कि यहाँ पे जो टीकाकरण की स्थिति थी उसमें MR1 और MR2 उसमें काफ़ी अंतर था। और MR1 और MR2 के अंतर की वजह से बच्चों में जो हम लोग ये सोच रहे थे कि मीजल्स को हम लोग एलिमिनेट कर पाएँ और एक जल्दी से जल्दी ये 2025 तक हो जाए, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन इसी कंडीशन को लेते हुए हम लोगों ने अलग से इसकी एक प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद आज हमारी जो फुल इम्यूनाइजेशन की कवरेज है वो वर्तमान में 81 पहुँची। और हमारा जनपद जो एक बहुत हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में माना जाता था, आज उस कंडीशन को निकालते हुए हम लोग मीडियम प्रायोरिटी में जिले में हम आ चुके हैं और ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि थी। सर, एक दौर था जब बांदा में नवजात बच्चों की जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा थी। CM योगी ने भी इस ओर ध्यान देने का निर्देश दिया था। अब अगर हम यूपी की बात करते हैं तो मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन बांदा में अब क्या स्थिति है? जी देखिए, बांदा बहुत अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यही है कि बांदा एक हमारे लिए चैलेंजिंग जगह है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने इसके लिए भी प्रयास किया और गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने हर CSC और FRU को NPSU के एक यूनिट वहाँ पे हमने क्रिएट कर रखी है जहाँ पर कि एक पीडियाट्रिशियन वहाँ उपलब्ध रहेगा। और जो हमारे आउटबाउंड बच्चे हैं
यानी कि जो गाँवों में पैदा होते हैं, घरों पे पैदा होते हैं, या जो इनबाउंड बच्चे हैं, कहने का मतलब है जो इंस्टीट्यूशंस में पैदा होते हैं, अगर उन बच्चों के स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ी होती है या कोई परेशानी होती है, तो उन लोगों को, उन बच्चों को हम लोग 102 एम्बुलेंस की हेल्प से, आशाओं के माध्यम से या इनम के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से उनको हम वहाँ लाके और बच्चों को एनबीएसओ में भर्ती करा के उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और केवल वही बच्चे हमारे रेफ़र होंगे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होंगे और जिनको कि हम सपोर्ट वहाँ नहीं कर सकते हैं, वही मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आएंगे। तो वही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सर, एक दौर था जब बड़ी उम्र के लोग, या कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उनमें शुगर की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन अब 30 साल से कम उम्र वालों में भी ये समस्या, बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है। बांदा में क्या स्थिति है, आपसे एक बार समझेंगे, और क्या अब इस स्थिति की जो प्रॉपर चेकिंग कह सकते हैं वो यहाँ पर हो रही है? जी देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है जो एनसीडी के थ्रू हम लोग चला रहे हैं। एनसीडी का मतलब है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इस डिजीज़ में हम लोग कैंसर को, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को हम लोग स्क्रीन कर रहे हैं। और इसके लिए लोगों को निर्देश हैं कि हम लोग 30 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या जो भी हो, आने वाले हर व्यक्ति का हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ चेक करें। इसके लिए जो पॉपुलेशन का जो हमें टारगेट मिला वो लगभग 8 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले वर्ष हमने जो कार्य किया, हमारी आशाओं के माध्यम से जो वर्क हुआ, उसमें हमने एक सीबैक फॉर्म भरवाया था। सीबैक फॉर्म लगभग हमारे यहाँ 91% लोगों के भरे गए, और वो 91% जो था वो पूरी साल हमें यूपी में उसने नंबर 2 पे रखा। उसके बाद हमने स्क्रीनिंग जब करवाई अपनी एएनएम्स के माध्यम से, तो एएनएम के माध्यम से जब स्क्रीनिंग कराई गई तो लगभग हमारे यहाँ 87% लोगों को स्क्रीन किया गया। और स्क्रीनिंग के नंबर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग हम लोग 8-9 महीने तक पूरे यूपी में करीब 6वें स्थान पे हम लोग रहे। और अब की बार हम लोगों ने ये किया है कि जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हाइपरटेंशन और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हम सीएचओ के माध्यम से, जो अभी सर ने कहा था, कमिश्नर सर ने कहा था कि जो टेली मेडिसिन है, उसके माध्यम से हम लोगों को वहीं ये सुविधा दिलवाएं और लोगों को वहाँ इंटीरियर से यहाँ आने की आवश्यकता न पड़े। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि पहले हम लोगों को स्क्रीन भी करें। स्क्रीन करने के साथ साथ एक हमारा परसेंटेज होता है, एक रेशियो होता है कि अगर 100 व्यक्ति हमने देखे तो कम से कम 7 लोग ऐसे निकलेंगे उसमें जिनको डायबिटीज़ होगी ही होगी, और लगभग 24 से 25% लोग ऐसे होंगे जिनको हाइपरटेंशन होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा आंकड़ा अपने नीचे के लोगों को ओरिएंट करते हुए, समझाते हुए, हम लोगों ने अब की बार ये प्रयास किया है कि जो भी सीएचओ जहाँ पोस्टेड हैं, जो भी एएनए पोस्टेड हैं, वो पहले ये लॉजिस्टिक्स के माध्यम से पहले ये कंफर्म करेंगी कि किस व्यक्ति को क्या परेशानी है, और उसको इन्यूमरेट करते हुए उस पेशेंट को हम लोग अपने लिस्ट में लेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि दवाओं की कोई कमी नहीं है, और ये दवाएं और सारी सुविधाएं हम लोग उसी स्थान पर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सर, अगला सवाल मेरा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। एक दौर था जब महिलाएं घर पे ही जो प्रसव है वो कराया जाता था महिलाओं का, और ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता था। कई महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो अस्पताल पहुँचें, सुरक्षित तरीके से उनका प्रसव हो सके, इसको लेकर क्या कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर मदर और बच्चे का अगर हेल्थ सही है तो आप एक स्वस्थ समाज बनाने में एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो हम लोगों ने प्रयास, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जीएसवाई जो स्टार्ट हुआ वो 2005 और 6 में स्टार्ट हुआ। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये प्रयास था कि प्रत्येक महिला का जो प्रसव है वो घर पर या अनट्रेन्ड व्यक्ति के द्वारा ना हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। उसके लिए कोशिश की गई कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ जाएँ। इंस्टीट्यूशनल का मतलब था कि हम लोग अस्पताल में और किसी भी एक अच्छी जगह पर जहाँ पे ट्रेंड लोग हों, ट्रेंड स्टाफ हो, तो वहाँ ये चीज़ें कराएं। तो हमने अपनी तरफ से ये प्रयास करके, और इसमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला 108 एम्बुलेंस का। 108 एम्बुलेंस जो है वो 24 घंटे 24/7 हर जगह उपलब्ध रहती है। और इसमें कहीं थोड़ा अगर दिक्कत आती है तो वो ये आती है कि कभी कभी हम लोग या तो जानकारी ना होने की वजह से, आज भी या तो इंटीरियर में लोगों को जानकारी नहीं है कि किस तरीके से 108 को कॉल करना है, या कभी कभी ये होता है कि रात में हम लोग थोड़ा सा किसी भी परेशानी को देख के हिचक जाते हैं और ये सोचते हैं कि पहले रात गुजर जाए उसके बाद लेके जाएंगे। इस तरह की जो एक थोड़ी सी हमारी एक लापरवाही वाली प्रवृत्ति होती है, उसको हमें थोड़ा सा हटाना होगा, सोचना होगा कि पहले हम आशा को बुला लें, और आशा को बुला के हम लोग कम से कम ये कराएं कि उसको हम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले
उसको हम महिला को 102 108 जो भी पॉसिबल हो उससे हम उसको जिला अस्पताल पहुंचाएं। और जिला अस्पताल में ही उनका एक जिला अस्पताल है, CSC है या FRU है, जहाँ पे हमारा ट्रेंड स्टाफ है, वहाँ पर ये डिलीवरी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने जो टारगेट अचीव किया वो लगभग 36,000 से ज़्यादा का टारगेट था। और अब की बार हम लोग सोच रहे हैं कि जितना भी एक हमने प्लानिंग की है कि एक आशा के क्षेत्र में जितनी भी गर्भवती महिलाओं की संख्या होती है उन सभी को हम लोग रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के साथ साथ हर महिला का ध्यान रखते हुए और उसको टारगेट को हटाते हुए हर महिला को हम लोग इंस्टीट्यूशन तक लेके आएँ और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देते हुए IMR को कम करने का प्रयास करें। सर, आयुष्मान योजना जो है वो गरीबों, वंचितों और बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की एक शानदार योजना है। अब अगर बांदा की बात करें तो इस योजना का लाभ जो तमाम ज़रूरतमंद लोग हैं, क्या उनके तक पहुंच रही है और उसे सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है? जी देखिए, आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और इस योजना को लेकर हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास यही होता है कि हम लोग टीम के माध्यम से, आशा के माध्यम से उनको हम लोग अपडेटेड लिस्ट देते हैं। और जो कैटेगरी है उसमें 9 कैटेगरी के लोग हैं, उसमें जैसे कि BPL के लोग हैं, अंत्योदय कार्ड वाले हैं, आशा की कैटेगरी है, और हमारी जो आशा आंगनबाड़ी की कैटेगरी है, सहायिका की कैटेगरी है। इस प्रकार से कई सारी 9 कैटेगरी होती हैं। उस 9 कैटेगरी को हम लोग कवर करते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि हम लोग अपने CHO के माध्यम से या हमारी ट्रेंड जो आशा संगिनी है या हमारी ANM है उनके माध्यम से हम कार्ड बनवाने का प्रयास करते हैं। और अभी तक ये है कि हमने अभी जो हमारे यहाँ 1,97,000 फैमिलीज़ का जो टारगेट था उसके सापेक्ष हम लोगों ने लगभग हमने 60% के आसपास फैमिलीज़ कवर की और लगभग 5,54,000 लोगों के कार्ड बनाए हैं। इसमें बहुत आवश्यकता इस बात की होती है कि हमें जो थोड़ा सा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो भी मिलना थोड़ा सा आवश्यक होता है। उसके लिए भी हमने प्रशासन से बात की तो उन्होंने भी हमें हेल्प की। तो उसमें क्या है कि हम लोग जैसे राशन डीलर्स हैं वहाँ पर उनके मार्फत लोगों को मोबिलाइज़ कराते हैं और मोबिलाइज़ करने के बाद फिर उनके कार्ड हम लोग बनाते हैं। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमें 52,000 लोगों का टारगेट मिला था कि हमें CIG का जो हमें एक टारगेट दिया गया कि 70 से ऊपर के जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ वो लगभग 52,000 हैं। उन 52,000 लोगों के कार्ड बनाना अति आवश्यक है, जबकि 70 के बाद लोगों की कभी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, कभी कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह या कभी ऐसा होता है कि उनके आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कार्ड बनाना मुश्किल भी होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कर्मचारियों ने बेनिफिशियरी के हिसाब से या फिर OTP के हिसाब से, तो वो 2 तरीके से जो कार्ड बनता है उसमें हम लोगों ने प्रयास करके लगभग 26,000 लोगों के कार्ड अब तक बना दिए हैं। और अभी हमारा प्रयास ये है कि हम लोग अगस्त से पहले इस पूरे टारगेट को पूरा कर लें और हम इसी पथ पे चल रहे हैं। बिल्कुल। सर, अगर बात की जाए तमाम जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर ईमानदारी से कहूँ तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना विकास के बारे में हम सोच नहीं सकते। भले ही हम अस्पताल बना लें, सामुदायिक केंद्र बना लें, लेकिन जब तक वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं तब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बांदा की अगर बात करें तो क्या ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है? जी देखिए, ज़मीनी स्तर पर जो काम हो रहा है, क्योंकि आप अच्छे से ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा जो डाटाज निकल के आते हैं 1 साल के बाद में कि हमने अपने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कार्य किया है, और जो हर महीने हम लोगों की जो रिव्यू बैठक होती है उसमें जो हम लोग रिपोर्ट्स लेते हैं, अगर वो पिछले के कंपैरिजन में अगर अच्छी है तो हमें पता लगता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। जहाँ पर कोई कमियाँ होती हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी को चेंज करने का और बदलने की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रयास यही था कि कम से कम गरीब महिलाओं को, जो गरीब आदमी हैं जिन्हें बहुत आवश्यकता है, वो लोग अपने पास के अस्पताल में जाएं और वहाँ इस सुविधा का लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से मेरी कोशिश यही थी कि मैं MMR को भी कम कर सकूं, लोगों को सुविधा भी दे सकें और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक कर सकें। इसी के क्रम में हमने महुआ अपना जो लेबर पॉइंट था उसको भी ठीक कराया, और इसी तरीके से जो हमारे अन्य अस्पताल थे वहाँ पर भी इन चीज़ों को ठीक कराने के बाद आज सारी व्यवस्थाएं हमारी लगभग गर्मी में वो भी ठीक चल रही हैं और हम लोग सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है योजनाओं को खासतौर से ग्रामीणों तक पहुंचाने का, उनका जो लाभ है उसके बारे में बताने को लेकर। और ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो इसी तरीके के ग्रामीण लोगों के लिए या आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए आती हैं। इसको कैसे आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन तमाम ग्रामीणों तक इसका जो लाभ है वो पहुँचाया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। जो हेल्थ का जो विषय है वो केवल एक ही डिपार्टमेंट का नहीं होता, उसमें हमारा ICDS भी हमें हेल्प करता है आंगनबाड़ी के माध्यम से।
और जो प्रधान हैं वो हमारी VHSND जो कार्यक्रम होता है उस समिति के भी वो अध्यक्ष होते हैं। ये उनका भी एक दायित्व होता है कि वो वहाँ जो टीकाकरण होता है उन लोगों को हेल्प कर सकें, उन लोगों को कम से कम मोटिवेट कर सकें। ज़्यादातर ये स्थिति आती है कि हम टीकाकरण के लिए या ANC के लिए या फैमिली प्लानिंग की सुविधा के लिए जब जाते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि हमारी आशा या हमारे किसी हेल्थ वर्कर के द्वारा पूर्व में जो सूचनाएं नहीं दी जा रही थी, अब उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने एक बुलावा पर्ची यहाँ पर एक बनाई है, जिसमें कि जब टीकाकरण का सत्र लगेगा तो वो कम से कम 1 से 2 दिन पहले जाके सभी लाभार्थियों को वो सूची देंगे, वो जो पर्ची है वो देंगे। उस पर्ची के हिसाब से वो लोगों को ये भी बताएंगे कि किस दिन वो टीकाकरण होगा और कहाँ होगा, तो जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी लाभार्थी उस दिन बचे नहीं। और सभी लोगों को टीका लगाने के लिए हम लोग प्रधानों के माध्यम से, जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन लोगों के माध्यम से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो मोटिवेट हों और टीकाकरण का लाभ ले सकें। सर, ग्रामीण महिलाओं में HRP यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जो समस्या है वो देखा जाता है और ये HRP बांदा में कई ज़्यादा थी। क्या अब इसमें कमी आई है और क्या कुछ किया जा रहा है इस दिशा की ओर? जी देखिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कार्यक्रम चलता है PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके तहत हमारे यहाँ महीने में 4 ऐसे दिन होते हैं जिसमें कि हम लोग विशेषतः ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं उन सभी को 108 के माध्यम से बुलाते हैं, उनके सभी ब्लड टेस्ट भी कराते हैं और उनका अल्ट्रासाउंड जांच भी करवाते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जांच पूरे गर्भकाल में 3 बार होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसमें यह होता है कि हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं और इससे हमें बच्चे की वेलबींग और महिला की क्या सिचुएशन है वो पता लगती है। तो इस स्थिति में हम लोग ये होता है कि हम लोग PMSMA के माध्यम से जो HRP हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो HRP का कॉज आता है 52% उसमें एनीमिया होता है। तो इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास ये भी रहेगा कि इसमें जो HRP महिलाएं उन प्रत्येक महिलाओं को हम रजिस्टर कर सकें और जिनमें खून की कमी है उनको हम आयरन सुक्रोज और एक हमारा कार्बोक्सी माल्टोज, इस प्रकार का एक इंजेक्शन आया है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग लास्ट ट्राइमेस्टर में कमी होने पर ये इंजेक्शन उनको हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की निगरानी में देख सकते हैं। तो हम इसका भी प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्टर कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है ताकि लोगों को जाना जा सके। सर, एक और बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों की, जब हम बात करते हैं झोला छाप डॉक्टरों की, और कई ऐसे केसेस है जहां पर देखा गया है कि इन डॉक्टर्स ने बड़े बड़े ऑपरेशंस भी कर दिए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज करने का दावा भी करते हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर यहाँ पर क्या तैयारी की जा रही है, क्या एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जाता है? देखिए, झोला छाप का जो इशू है वो एक डिफरेंट इशू है, थोड़ा सा बड़ा इशू है, एक सोशल इविल के रूप में भी है। तो हम लोग अपनी तरफ से तो प्रयास ये करते हैं कि हमारी जो टीम जाती है वो यूजुअली हर जगह हर ब्लॉक में जाती है, और स्पेशली क्या होता है कि जब केसेस ख़राब होते हैं तो उनकी भी शिकायतें मरीज के तीमारदारों द्वारा वो प्रशासन को की जाती हैं, हमें की जाती हैं, IGRS पर डाली जाती हैं। तो हम उनको भी इंटरटेन करते हैं। जब हमें ये लगता है कि कोई झोला छाप वास्तव में बिल्कुल ऐसा है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है और वो अनावश्यक रूप से लोगों को जोपटाइज कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमने FIR भी लॉन्च कराई, जिसमें कि पिछले वर्ष लगभग 22 लोगों की FIR हमने कराई और इसमें करीब 57 हॉस्पिटल्स बंद कराए गए। और अभी भी लास्ट टाइम हमने विसंडा में एक केस किया था, तो उसमें भी हमने आदर्श पॉलीक्लिनिक करके था, उसको भी हमने सीज किया और उसकी FIR भी हुई, और FIR होने के बाद वो आजकल केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें करने का पर्पज़ यही है कि गलत तरीके से जो प्रैक्टिस की जाती है वो ना हो और जनता को कम से कम ये पता रहे कि हमें जाना कहाँ है सही तरीके से, और किसी के बहकावे में आके या कम खर्चे का लालच दे के कोई कराता है तो वो गलत है, और आपको एक क्वालिफाइड व्यक्ति के पास ही जाना है यदि जान बचानी है। सर, एक समय ऐसा भी था जब बांदा में मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाकी जगहों से जाते ही रेफर कर दिया जाता था। आप जिला अस्पताल चले जाइए या फिर मेडिकल कॉलेज खुल गया है आप वहाँ चले जाइए, मतलब जो काम PHC जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए बनाए गए थे वो अपना काम नहीं कर रहे थे। अब इस पर किस तरीके से आप जो है लगाम लगा रहे हैं? ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था इस उसमें वे में कि हम लोग हमारा जो इंटर फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन है एम्बुलेंस का 108 का वो कैसा है, हम लोग क्या सुविधाएं जिला अस्पताल में दे पा रहे हैं, क्या सुविधाएं हम लोग मेडिकल कॉलेज में दे पा रहे हैं, इसका हम लोगों ने एक डाटा जुटाया। ये डाटा हम लोगों ने मार्च अप्रैल से लिया, और मैं एक बताना चाहूँगा कि डाटा में ये था कि ऐसे पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता था किसी भी कारण से, या तो वो ये था कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है
तो कभी कभी उनके जो परिजन होते हैं वो वायलेट हो जाते हैं। इस डर को लेके, या कभी कभी ये होता था कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे पेशेंट को लेके। ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा हमने इस पर बात की, कन्वर्सेशन किया डॉक्टर से और प्रिंसिपल साहब से, तो पता लगा कि मार्च में जो हमारे 254 पेशेंट हमारे जो रेफ़र हुए थे, जो कानपुर गए, इलाहाबाद गए, झांसी गए, बनारस गए, उन पेशेंट्स को हमने जब ये ऑडिट करवाना शुरू किया कि क्या वास्तव में वही पेशेंट यहाँ से रेफ़र किए जा रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो पता लगा कि हमने मार्च के कंपैरिजन में जब अप्रैल का डाटा निकाला तो उसमें 13% की गिरावट थी, लगभग 31 लोग उसमें से कम हुए। और अगेन जब उस डाटा का हमने दोबारा से कंपैरिजन किया तो अप्रैल में जाने के बाद जब मई में हम लोग आए तो मई में हमने वो देखा कि करीब 171 लोग कम हुए, लगभग 43% डाटा हमारा गिरा। तो कहने का मतलब ये था कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को अनावश्यक रूप से यहाँ से रेफ़र न किया जाए, ताकि मरीज को दिक्कत ना हो, उसको कोई समस्या ना हो, और जितनी चीज़ें यहाँ की जा सकती हैं उसको हम बेटर तरीके से कर सकें। सर, अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर जो अस्पताल हैं उस पर सबकी नज़र होती है और नियम कानून से वो चल रहे हैं या नहीं, इस पर सबकी निगाह होती है। हालांकि वहाँ पर भी कमियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई अस्पताल खुल रहे हैं, पर इसमें से कितने सही अस्पताल हैं, कौन से संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, इस पर किस तरीके से आप लोग नज़र रखते हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं? जी, देखिए, इसमें एक जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जो 50 बेड से कम के हॉस्पिटल्स हैं उनकी अपनी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मेडिकल स्टाफ को, अपना पैरामेडिकल स्टाफ को, उनका सारा जो डिटेल है, और इसके अलावा जो उनको आवश्यकताएं, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, उनको आवश्यकता होती है एक सर्टिफिकेट लेने की कि उनको फायर का एनओसी भी लेना पड़ता है। तो ये जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हैं, इन मानकों को पूरा करने के बाद ही जब वो ऑनलाइन हम लोगों को अप्लाई करते हैं तो हमारी टीम वहाँ जाकर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद में जो वो चीज़ें ठीक पाई जाती हैं तभी उनको ये कहा जाता है। जो 50 से ऊपर के हॉस्पिटल्स हैं उसमें सारी जिम्मेदारी जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की होती है, और हम उसको तभी अलाउ कर पाते हैं जब उसमें सारी जो एनओसीज़ हैं, सारे मानक और औपचारिकताएँ पूरी हों। उसके अलावा हम लोग नहीं करते हैं। और अभी जहाँ हॉस्पिटल्स खुले हैं उनका भी हम कभी कभी टाइमली उसमें कभी कभी जाकर हम उसका इंस्पेक्शन करवाते हैं, और ये भी देखते हैं क्या हमारे जो हमें औपचारिकताओं के रूप में जो रिकॉर्ड दिया गया था उसी रिकॉर्ड के मुताबिक काम हो रहा है, कोई इस प्रकार की कोई अनियमितता तो नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग अपने स्तर से रेगुलरली करते हैं। विजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। बहुत बहुत